हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिक्स्थ अटेम्प्ट। आज हम बात करेंगे यूएस फेडरल रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट हाइक के ऊपर कि जब भी यूएस का फेडरल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो उस केस में इंडिया के अंदर हमें कुछ फिनोमेना देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारी जो इंडियन करेंसी है रुपी, वो डेप्रिशिएट कर जाती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे स्टॉक मार्केट से मनी विड्रॉ कर लेते हैं और साथ ही इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पॉलिसी रेट रिवाइज करने पड़ते हैं। ये सब फिनोमेना क्यों होते हैं और क्या है, इसको हम इस वीडियो में देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों को समझने से पहले हमें छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी कभी किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है या लिमिटेड हो जाती है और उसी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ जाए तो उस केस में जो प्राइस है उस चीज़ का वो बढ़ जाता है। ये सिंपल हमारा लॉजिक है, सिंपल लॉ है डिमांड एंड सप्लाई का। ये चीज़ हमने ऑब्जर्व भी करी है अपने देश के अंदर दालों और ख़ासकर फूड आइटम जैसे कि प्याज और टमाटर के ऊपर, कि जब भी इनकी डिमांड बढ़ जाती है और इनकी सप्लाई लिमिटेड होती है तो इनके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि अगर सप्लाई लिमिटेड है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है मनी रेज़ करने का। सपोज़ कीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट को मार्केट से मनी रेज़ करनी है, तो वो ये काम करती है बॉन्ड के थ्रू। और बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं। पहला बॉन्ड शॉर्ट टर्म बॉन्ड, जो कि कम टेन्योर का होता है। इस केस में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कम होता है। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्पल में जो बॉन्ड है वो 3 साल का टेन्योर है और 3% इंटरेस्ट रेट है। तो मतलब क्या है कि ये आपको हर साल ₹3 इंटरेस्ट रेट देगा। वहीं दूसरा बॉन्ड जो है वो होता है लॉन्ग टर्म बॉन्ड। उसके अंदर जो टेन्योर होता है बड़ा होता है और उसका इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर जो हमारा टेन्योर है वो है 10 साल का और जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5%। मतलब क्या है कि आपको इस पे ₹100 पे ₹5 का हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्योंकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो इस वजह से इसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। और डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि लोग इसको बाय करेंगे और बाय करने से इसका प्राइस बढ़ेगा। ये बॉन्ड जो पहले आपको ₹100 का मिल रहा था अब उसके प्राइस बढ़ जाएंगे और ये हो जाएगा ₹120 का। लेकिन जो इंटरेस्ट है आपको वो आपको इस पे ₹5 ही मिलेगा जो पहले मिलता था। वहीं इसकी दूसरी तरफ क्योंकि शॉर्ट टर्म बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कम है, लोगों की रुचि इसमें कम होगी तो इसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो गिरेगा। और इसका प्राइस गिरने की वजह से ये बॉन्ड जो पहले ₹100 का मिलता था अब वो मिलेगा ₹60 का। लेकिन इस पर भी आपको 3% जो इंटरेस्ट है वो हर साल मिलेगा। इस वजह से क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड जिसका इंटरेस्ट रेट कम था उसका प्राइस कम होने की वजह से उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। वहीं जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था लेकिन उसके प्राइस बढ़ने की वजह से उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है और इसको हम बोलते हैं बॉन्ड यील्ड, जो कि आपका प्रॉफिट होता है। और यही चीज़ हमारी मैटर करती है कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड है उनकी जो यील्ड है वो बढ़ जाती है और लॉन्ग टर्म बॉन्ड है उनकी यील्ड कम हो जाती है। अब इस बेसिस पे हम देखते हैं आगे। सपोज कीजिए एक इन्वेस्टर है अमित, जो यूएस के बैंक से $1 मिलियन लोन पे लेता है और ये लोन उसको मिलता है 2% इंटरेस्ट के ऊपर। क्योंकि इंडियन बॉन्ड में ज़्यादा पैसा है इसलिए ये क्या करता है, ये जो करेंसी है 1 मिलियन, इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके 8 करोड़ रुपए इंडिया के जो बॉन्ड है उसमें इन्वेस्ट कर देता है। अब इससे इसको क्या होता है, क्योंकि 4% इंटरेस्ट इसको मिल रहा है बॉन्ड के ऊपर, तो ये अर्न करता है 8.32 करोड़ रुपीज़, मतलब 8.32 करोड़ रुपए। और उसको फेडरल बैंक को वापस करने हैं $1.02 मिलियन, जो कि है 8.16 करोड़। तो इसके अंदर अमित को जो बेनिफिट होता है वो होता है 16 करोड़ रुपए का। इसी तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पैसा कमाते हैं। अब सपोज कीजिए कि फेडरल रिजर्व बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, 2 से 3% कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, इस केस में अमित को जो फेडरल बैंक को पैसा देना है वो है $1.03 मिलियन, जो कि इंडियन करेंसी में 8.24 करोड़ रुपीज़। तो इस केस में अमित का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया, कितना हो गया, 8 लाख रुपीज़। और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उससे हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाती है। इसका रीज़न आगे देखेंगे, पर फिलहाल इसको समझते हैं। इस केस में क्या होगा, जब रुपये डेप्रिशिएट करेगा, मान लीजिए पहले ₹80 था अब वो ₹82 हो गया, 82 रुपीज़, तो उस केस में अमित का प्रॉफिट और कम हो जाएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, करेंसी कैरी ट्रेड। और फॉरेन इन्वेस्टर इस करेंसी कैरी ट्रेड से ही पैसा कमाते हैं,
जो कि हमारा डॉलर्स के अंदर होता है। और क्योंकि ये करेंसी का ही ट्रेड इंटरेस्ट रेट बनने पर रिस्की हो जाता है, इसलिए ये फॉरेन इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ता है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने लोन का अमाउंट यूएस से लेकर हमारे इंडियन बॉन्ड में इन्वेस्ट किया होता है, वो इस पैसे को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। रीज़न और इसका रीज़न है बॉन्ड यील्ड जो टाइम के साथ साथ कम हो जाती है। तो इस वजह से जो अमाउंट उन्होंने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया होता है, वो उस अमाउंट को विड्रॉ करते हैं। क्योंकि करेंसी का ही ट्रेड के अंदर अब उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा और उनका प्रॉफिट नहीं होगा, तो इसलिए क्या करते हैं, जितना भी पैसा है उसको वापस अपनी कंट्री में ले जाते हैं। और क्योंकि ये पैसा डॉलर में एक्सचेंज होता है, तो वो इंडियन रुपये से उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। और इसी कन्वर्जन की वजह से हमारे स्टॉक मार्केट पैसा निकल के वापस चला जाता है और हमारा स्टॉक मार्केट जो या तो गिरने लगता है, और इन केस अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने उसकी बाइंग कर ली, तो वो वहीं का वहीं स्टेबल रहता है, जो कि हम लास्ट ईयर से देखते आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हमारी करेंसी कैसे डेप्रिशिएट होती है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उस केस में क्या होता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो डॉलर्स के अंदर होनी है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। और हमें पता है कि अगर सप्लाई लिमिटेड हो या फिर कम हो और उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाए, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। और सेम केस यही होता है कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, और डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उसकी वजह से जो एक्सचेंज रेट होता है डॉलर का अदर करेंसी के हिसाब से, उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और एक डॉलर जो हमें पहले 80 रुपये का मिलता था, अब वही डॉलर हमारे को 82 रुपीज़ का मिलता है, डॉलर की डिमांड की वजह से। तो कभी भी कोई करेंसी डेप्रिशिएट करती है, तो वो इसलिए करती है क्योंकि उसकी जो अपोजिट करेंसी है वो एप्रिशिएट कर रही है। तो मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए इंडियन रुपीज़ गिर रहा है। अब देखते हैं आगे कि डॉलर की जब डिमांड बढ़ जाती है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ने से क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट है उस पर फ़र्क पड़ता है। और डॉलर की डिमांड बढ़ने से हमारी करेंसी जो है, इंडियन करेंसी, वो डेप्रिशिएट कर गई, और उसके डेप्रिशिएट होने की वजह से जो हमारा इम्पोर्ट है वो महंगा हो जाता है। और इम्पोर्ट के अंदर जो इंडिया का मेन इम्पोर्ट आइटम है वो है क्रूड ऑयल, उस पे हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और क्योंकि हम क्रूड ऑयल के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, इसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो फ्यूल प्राइस है, पेट्रोल और डीजल, उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। और उसकी कीमत का सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है लॉजिस्टिक्स के ऊपर। जो हमारा लॉजिस्टिक्स है, जहाँ से हमारा रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, उस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इसका असर ये पड़ता है कि जो लॉजिस्टिक है वो जब महंगा हो जाएगा आपका, तो उसका असर पड़ेगा इंडस्ट्री के ऊपर। क्योंकि जितना भी रॉ मटेरियल आपका ट्रांसफ़र हो रहा है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, और उससे इंडस्ट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए हर एक आइटम की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। और कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, जितना भी रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, और फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और हमें इसका इम्पैक्ट अपने फूड आइटम में भी देखने को मिलता है। खासकर जब भी ऐसा होता है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो हमारे जो फूड आइटम्स हैं उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, डिलीवरी चार्जेस बढ़ जाते हैं, और इसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी में होता है। और हमें इकोनॉमी में क्या देखने को मिलती है, इन्फ्लेशन। क्योंकि प्राइस बढ़ते हैं तो ही इन्फ्लेशन आती है। तो इसी तरीके से यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट हाइक करने से इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़ते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का पहला रीज़न क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होती है, ये हम किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे। पर फिलहाल जो हमारा मेन टॉपिक था कि यूएस फेडरल रिजर्व बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हमारे इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है, वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।